अरे ये तो, अरे आ गई आवाज भाई। ऑनलाइन वालों, ऑनलाइन वालों आवाज आई नहीं आई? अब बोलो। आ गई? अरे राम राम, ये तो गड़बड़ कर दिया यार। बड़ी मुश्किल से समझाया था। मैं क्या बोल रहा था? ये तो गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, बताता हूँ, रुक जाओ। देखो भाई, एक बार थोड़ा सा रीकैप करते हैं। आखिरी क्लास है, इतना तो चलता है ना? ओए चुप रहो, दूसरे का नुकसान थोड़ी ना करना है। एक सेकंड रुक जाओ। अच्छा सुनो सुनो, ज्यादा नहीं करूंगा, बस इतना हिस्सा। वही मैं बोलूं, फोन पे फोन क्यों बज रहा है? नजर पड़ गई मैसेज पे यहां पर। ओके ठीक है। ये कौन सा बैच है? MEA B1 ही है ना? हाँ अच्छा ठीक है, पता चले पड़ोस वाले में तो था ही नहीं ये सब। चलो देखो भाई, ऑनलाइन वालों ध्यान से सुनना। पिछली क्लास में, सब लोग भी सुन ले, पिछली क्लास में हमने ह्यूमन सेल का डीएनए निकाला, डीएनए के टुकड़े किए थे, उन टुकड़ों को BAC YAC में डालकर मल्टीपल कॉपी बना लिया था। मल्टीपल कॉपी जब बन गए थे तो इसमें डाल दिया था ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर में, जो काम करता है ऑन प्रिंसिपल गिवन बाय फ्रेडरिक सेंगर। अच्छा, अब ये कैसे काम करेगा वो बात करने जा रहे हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया कि मान लो हमने क्रोमोसोम 1 का डीएनए लिया। क्रोमोसोम 1 की हमारे पास 2 कॉपी है, क्रोमोसोम 1 की 2 कॉपी है, तो क्रोमोसोम 1 तो 1 ही है, बेस सीक्वेंस वही है, तो वो मैंने ले लिया। अब इनको अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से मैंने कट कर लिया। मान लो एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने क्रोमोसोम 1 के डीएनए को यहां से काटा, एक ने यहां से काटा, एक ने यहां से काटा और एक ने यहां से काटा। तो क्रोमोसोम 1 को मैंने अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर दिया। तो पहले क्रोमोसोम 1 के 3 टुकड़े हो गए। एक टुकड़े में ATG है, दूसरे टुकड़े में GCTGA है, दूसरा टुकड़ा है GCTGA, एक टुकड़ा है TACGT। उधर भी 3 टुकड़े हुए डीएनए के, ATGGC, एक टुकड़ा हुआ TGATA, एक टुकड़ा हुआ CGT। ये हो गया। मतलब कहने का ये हुआ, शुरुआत से फिर से वही कि सेल का डीएनए निकाल लिया, अलग अलग एंजाइम से काटा, तो डीएनए के टुकड़े हो गए। इन टुकड़ों की मल्टीपल कॉपी बना ली BAC YAC में डालकर, तो ढेर सारी कॉपी होगी। मान लो इन सभी टुकड़ों की 10 कॉपी है और इन सभी टुकड़ों की 10 कॉपी है। इन टुकड़े हर टुकड़े की मल्टीपल कॉपी है। इन सबको किसमें डाल दिया? ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर में, जो कि काम करता है ऑन प्रिंसिपल गिवन बाय फ्रेडरिक सेंगर। ठीक है, तो इन टुकड़ों को उस मशीन में डाल दिया। अब ये मशीन अभी काम नहीं करेगी। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कौन से टुकड़े के बाद कौन सा टुकड़ा है, यह भी तो पता चले, तब तो सीक्वेंस बताया जाए। तो ह्यूमन तो अरेंज कर नहीं सकता कौन से टुकड़े के बाद कौन सा टुकड़ा है। इसलिए एक स्पेशल कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया गया। वो स्पेशल कंप्यूटर प्रोग्राम इन टुकड़ों को अरेंज करेगा ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग रीजंस। अब ये ओवरलैपिंग रीजंस क्या है वो अब देख लो। देखो, इन टुकड़ों की 10-10 कॉपी है मान लो हर टुकड़े की। अब क्या स्पेशल कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करेगा? इनको अरेंज करेगा ओवरलैपिंग रीजन के बेस पर। कैसे देखना, मान लो उस कंप्यूटर प्रोग्राम ने पहले रखा ATG को, अब ढूंढेगा कहीं और पर ATG है क्या, तो देखा ATG यहां पर है, तो इस टुकड़े को इसके नीचे रखेगा। ATG के बाद क्या है? GC रख दिया। तो आप देख रहे हो ATG ओवरलैपिंग रीजन है, ATG ओवरलैपिंग रीजन है।
सेम रीजन है। और इसी बहाने यह भी पता चल गया कि एटीजी के बाद जीसी आएगा, एटीजी के बाद जीसी आएगा। तो अब इस कंप्यूटर प्रोग्राम ने चेक करना शुरू किया, कहीं पर जीसी है क्या? हाँ मिला, ये वाला। तो इसको रखा यहां, जी सी टी जी ए। तो जीसी जीसी ओवरलैपिंग रीजन है। इसी बहाने यह भी पता चल गया कि आगे अब टीजीए आएगा, समझे? तो अब टीजीए ढूंढो कहीं पर है क्या? टीजीए ये रहा, इसको उठा के रख दिया। क्या है? टीजीए टीए। तो ये ओवरलैपिंग रीजन है, टीजीए टीजीए। और इसी बहाने पता चल गया कि अब आगे टीए आएगा। तो अब ढूंढो टीए से कुछ शुरू हो रहा है क्या? टीए से ये शुरू हो रहा है। तो टी ए सी जी टी आ गया, ये आ गया। तो टीए टीए ओवरलैपिंग हो गया। और ये भी पता चल गया टीए के बाद क्या आएगा? सीजीटी। रख दो सीजीटी, ये रहा सीजीटी। हो गया अरेंज। ये है ओवरलैपिंग रीजन के बेस पर अरेंज करना। ये किसने किया? उस कंप्यूटर प्रोग्राम ने जिसे तैयार किया गया, राइट? तो सबसे पहले जरूरत क्या थी? डीएनए को ऐसे काटा जाए कि ओवरलैपिंग रीजन्स जनरेट हो। डीएनए को ऐसा काटा जाए कि ओवरलैपिंग रीजन जनरेट हो। और ये तभी हो सकता था जब अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा जाए। अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा तब ना ही ओवरलैपिंग रीजन्स आए। और एक बात और, हर टुकड़े की याद करो 10-10 कॉपी है। मैं कैसे श्योर हो जाऊं कि सच में क्रोमोसोम 1 का डीएनए सीक्वेंस यही है? ये कैसे श्योर हो जाऊं मैं? तो आपको याद है हर टुकड़े की 10 कॉपी है, मतलब 10 कॉपी है सबकी। तो ये 10 बार मिला है ना, वो भी 10-10 बार है सब, तो ये भी 10 बार मिला। तो 10 बार ये 10 बार ये, कुल 20 बार। और 20 बार सेम सीक्वेंस है, कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। 20 बार सेम सीक्वेंस आ रहा है, मतलब पक्का क्रोमोसोम 1 का डीएनए का बेस सीक्वेंस अरेंजमेंट ऐसा ही है। समझ गए मेरी बात? तो इस तरह ओवरलैपिंग रीजन्स के बेस पर उस कंप्यूटर प्रोग्राम ने इन टुकड़ों को अरेंज किया। अब काम करेगा ये मशीन, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर। ये सीक्वेंसर कनेक्टेड है कंप्यूटर स्क्रीन से। इसका काम ही है बेस सीक्वेंस पढ़ना। इसने पढ़ना शुरू किया कि डीएनए में ए है, टी है, जी है, जी है, सी है, टी है, जी है, ए है, टी है, ए है, सी है, जी है, टी है। पढ़ना शुरू कर। अरे कंप्यूटर स्क्रीन में डाटा तो दिखेगा ना आपको। लो दिख गया कि क्रोमोसोम 1 के डीएनए का बेस सीक्वेंस ये है। समझ गए? और क्रोमोसोम 1 सबसे आखिरी में सीक्वेंस हुआ था मई 2006 में, है ना? एक बार दोबारा रिकैप करते हैं। कुछ पूछना चाह रहा था। इनको इसीलिए काटा था ताकि इनकी मल्टीपल कॉपी बनाई जा सके। याद नहीं है तुझे? एनसीईआरटी की लाइन बताया था मैंने कि डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर। हमारे पास टेक्निकल लिमिटेशन है। हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक नहीं है कि इतने बड़े डीएनए को एक ही बार में क्लोन कर ले, मल्टीपल कॉपी बना ले और उसका सीक्वेंस पता कर ले। इसलिए आगे उसके टुकड़े किए, फिर उसके मल्टीपल कॉपी बनाई, फिर मशीन में डाला। उस मशीन में आगे स्पेशल कंप्यूटर प्रोग्राम ने क्या किया? ओवरलैपिंग रीजन्स के बेस पर अरेंज किया। फिर उस सीक्वेंसर ने सीक्वेंस पढ़ना शुरू किया जो कि हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा है। हाँ, ये सीक्वेंस हर टुकड़ा 10 बार है मेरे पास, तो ये 10 बार बना। और हर टुकड़े 10 बार है तो 10 बार ये बना। तो 10 बार जो ये बने हैं वही सीक्वेंसेस 10 बार का भी है।
तो कुल 20 बार सीक्वेंस मिला मुझे, सेम सीक्वेंस ATG GCT GA TA CGT। तो 20 बार सेम सीक्वेंस आना ये इंश्योर करता है कि पक्का क्रोमोसोम 1 के डीएनए का बेस सीक्वेंस यही है। तो मल्टीपल कॉपी हमने सिर्फ इसीलिए बनाई थी ताकि हम श्योर हो सके कि हाँ सच में क्रोमोसोम 1 के डीएनए का बेस सीक्वेंस ये है। सही है? अच्छा फटाफट बोलता हूं, एक बार रिकैप। सबसे पहले हमने सेल का डीएनए निकाला, डीएनए को अलग अलग एंजाइम से काटा, टुकड़े कर दिए, टुकड़ों को BAC YAC में डालकर मल्टीपल कॉपी बना लिया, और जब मल्टीपल कॉपी बन गई तो मशीन में डाल दिया ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर पर। उस मशीन में अभी डायरेक्ट काम नहीं होगा, अब स्पेशल कंप्यूटर प्रोग्राम काम करेगा जो कि इन टुकड़ों को अरेंज करेगा ओवरलैपिंग रीजन के बेसिस पर। इसीलिए जरूरत थी कि डीएनए को ऐसा काटा जाए कि ओवरलैपिंग रीजन्स क्रिएट हो, राइट? अब ओवरलैपिंग रीजन के बेस पर डीएनए को अरेंज कर दिया किसने? कंप्यूटर प्रोग्राम ने। फिर यह डीएनए सीक्वेंसर सीक्वेंस पढ़ना शुरू किया। अब वो आपको दिख रहा है कंप्यूटर स्क्रीन पर, लो डीएनए का बेस सीक्वेंस पता चल गया। क्लियर है सभी को? हाँ कर सकते, खर्चा बहुत आएगा ना। डीएनए का बेस सीक्वेंस पता करके भी क्रिमिनल ढूंढ सकते हैं। आप सब भी अपना जीनोम सीक्वेंस करा सकते हो। शुरुआत में $9 बिलियन खर्च हुए थे, लेकिन अब टेक्निक इतनी सस्ती हो चुकी है कि कोई भी अपना डीएनए सीक्वेंस करा सकता है जस्ट 70,000 रुपीज में। सोच कितना महंगा पड़ेगा। क्राइम सीन से जो डीएनए मिला, आगे उसकी सीक्वेंसिंग कराई, खर्च आया 70,000, 70,000। 4 सस्पेक्टेड थे, इनमें से किसी ने मर्डर किया है, उन चारों का भी जीनोम सीक्वेंस कराया। तो 70,000 इंटू 4 2,80,000, और 70,000 क्राइम सीन का, कितने हो गए? 3.5 लाख। तो ज्यादा महंगा नहीं हो गया। तो ये सीक्वेंस कौन कराएगा? इससे अच्छा वो VNTR की फोटो देख के पता चल जाता है, बात खत्म हो गई। क्लियर है सभी को? अब आगे सुनो। एनसीईआरटी ने पेज नंबर 120 में, देखो जरा 120 में लिखा होगा, बिल्कुल चैतन्य पता है। ओके, अब तो आ गया ना ये ऑनलाइन वालों? अरे ऑनलाइन वालों को पूछ रहा हूं। ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते रहना भाई। ओके, अब पेज नंबर 120 में देखना, एनसीईआरटी ने फिर लिखा है अनदर चैलेंजिंग टास्क। है क्या 120 में सबसे ऊपर की लाइन में? अनदर चैलेंजिंग टास्क था। पहला चैलेंजिंग टास्क था कि डीएनए को ऐसा काटा जाए कि ओवरलैपिंग रीजंस मिले, और दूसरा चैलेंजिंग टास्क था, देखो क्या लिखा है, जेनेटिक मैप और फिजिकल मैप बनाना। कुल मिला के मैप बनाना। पढ़ा चुका हूं मैप में, जब जेनेटिक्स पढ़ाई थी आपको मैंने लिंकेज पढ़ाया था, तो लिंकेज मैप या क्रोमोसोमल मैप या जेनेटिक मैप नाम दिया था। तो कुल मिला के मैप बनाना। अब मैप बनाना दूसरा टास्क था कि कौन सी जीन के बाद कौन सी जीन है, यही होता था ना मैप। ए जीन के बाद बी जीन है, बी के बाद सी जीन है। इसको बनाने के लिए प्रोसेस नहीं समझना है, सिर्फ एक लाइन याद रखनी है। मैप बनाने के लिए 2 इंफॉर्मेशंस का यूज किया गया, 2 इंफॉर्मेशन का यूज किया गया मैप बनाने के लिए। कौन सी इंफॉर्मेशन? ध्यान से सुनना। मैप बनाने के लिए इंफॉर्मेशन जो यूज किया गया, 2 इंफॉर्मेशन यूज की गई। देखो एनसीईआरटी में लिखा होगा, पहली इंफॉर्मेशन थी पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज रिकॉग्निशन साइट, यही दिया है। और दूसरी दिया है इंफॉर्मेशन रिपीटिटिव डीएनए कॉल्ड माइक्रोसैटेलाइट। तो 2 चीजों की इंफॉर्मेशन यूज की गई थी मैप बनाने में। पहली इंफॉर्मेशन थी पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज रिकॉग्निशन साइट। सिंप्लीफाई करो उस लाइन को। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज डीएनए को जहां काटता है उसे क्या बोलते हैं? रेस्ट्रिक्शन साइट।
तो मैप बनाने के लिए इंफॉर्मेशन यूज की गई थी, पहली इंफॉर्मेशन यूज की गई थी किसकी? पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट, पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट। और दूसरी यूज की गई थी इंफॉर्मेशन ऑफ माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट यूज करते हैं हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, याद रखना। और मैप बनाने में यूज किया गया था माइक्रो सैटेलाइट। सर ये क्या है? सुनो जरा, एक बंदे में 10 VNTR है। कितने VNTR है? 10 VNTR है। तो 10 VNTR जहां पर खत्म होंगे उसके बगल में रेस्ट्रिक्शन साइट होगा, है ना? इधर रेस्ट्रिक्शन साइट, इधर रेस्ट्रिक्शन साइट। तो 10 VNTR के बाद रेस्ट्रिक्शन साइट है, इतने बड़े VNTR के बाद रेस्ट्रिक्शन साइट है। लेकिन अगर किसी में 5 VNTR हैं तो 5 VNTR के बाद रेस्ट्रिक्शन साइट होगा। मतलब जहां VNTR स्टार्ट होगा उसके पहले और जहां खत्म होगा उसके बाद रेस्ट्रिक्शन साइट होंगे। ये दो बंदों के हैं। देखो आप, दो बंदों में रेस्ट्रिक्शन साइट की पोजीशन अलग है या नहीं? अरे जिसमें VNTR ज्यादा है तो इतनी दूर के बाद रेस्ट्रिक्शन साइट है, जिसमें VNTR कम है तो थोड़ी सी दूर के बाद ही रेस्ट्रिक्शन साइट है। तो दो बंदों में जैसे VNTR का नंबर लेंथ का अलग अलग होता है, वैसे रेस्ट्रिक्शन साइट की पोजीशन भी अलग अलग होती है। यही तो है वेरिएशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट। किसी में इतनी दूर के बाद रेस्ट्रिक्शन साइट है और किसी में इतनी दूर के बाद रेस्ट्रिक्शन साइट है। समझ रहे हैं? तो इस लाइन को याद रखना है आपको, क्या कि मैप इन दो इंफॉर्मेशन का यूज करके बनाया गया था। पहली इंफॉर्मेशन थी पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट और दूसरी इंफॉर्मेशन है माइक्रो सैटेलाइट की। क्लियर है? अब इसके बाद देखो पेज 120 में एनसीईआरटी में दिया है सैलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम, मतलब ह्यूमन जीनोम की कुछ खास बातें। पहला पॉइंट देखो, हाँ बिल्कुल, जेनेटिक मैप। जेनेटिक मैप उसी को तो कहा था हमने, क्रोमोसोमल मैप या लिंकेज मैप या जेनेटिक मैप। अच्छा एक चीज और सुनो, सैलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम में 9 पॉइंट्स दिए हैं। 9 पॉइंट्स। 9th तो पहले ही बता चुका हूं मैं, SNP के बारे में दिया है। अब एक एक करके मैं बोल रहा हूं, यहां कुछ नहीं करना, याद ही करना है आपको, सिर्फ याद करना है। पहला पॉइंट देखो, ह्यूमन जीनोम में 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स होते हैं। कुछ लोगों की एनसीईआरटी में बेसिस दिया होगा, मॉड्यूल में भी बेसिस ही दिया है क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी से तैयार हुआ था। तो इस बेसिस को काटकर बेस पेयर कर दो, क्योंकि जिनके पास नई एनसीईआरटी है वो देख लें अपनी एनसीईआरटी को, डाटा बेस पेयर में है। क्योंकि हमारा डीएनए तो डबल स्ट्रैंडेड है भाई, ए और टी मिलकर एक बेस पेयर होता है। तो जब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है तो डाटा तो बेस पेयर में ही होगा। समझ गए मेरी बात? यहां पर कॉमेडी इस बात की है, पुरानी एनसीईआरटी में पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 दोनों में डाटा बेसिस में था। फिर कॉमेडी क्या है? कॉमेडी ये है, करेक्शन करते समय गलती से फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया तो पता चल गया अरे ये तो गलत लिखा है, तो बेस की जगह बेस पेयर कर दिया। जिनके पास नई एनसीईआरटी है बेस पेयर लिखा है, लेकिन सेकंड पॉइंट अभी भी नहीं पढ़ा है उन्होंने। सेकंड पॉइंट अभी भी डाटा बेसिस में ही है। जब कभी गलती से पढ़ लेंगे तो उसमें भी बेस की जगह बेस पेयर ही करेंगे, लेकिन अभी तो बेस ही सही है। अरे जो एनसीईआरटी बोले वही सही है भाई, गलत सही से मतलब ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ। तो दूसरा पॉइंट देखो क्या लिखा है, ऑन एन एवरेज ह्यूमन की हर जीन में 3000 बेसिस होते हैं। बेस तो होता ही नहीं है, बेसिस होते हैं। हमारा जीन डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, लेकिन अभी तो यही बोलो, एवरेज हर ह्यूमन जीन में 3000 बेसिस होते हैं। और देखो आगे क्या लिखा है, ह्यूमन जीन का साइज बहुत वेरी करता है। सबसे बड़ी जीन है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनाने वाली जीन,
याद है, ये जीन ना डिफेक्टिव हो जाए अगर, तो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनता, जिसके कारण डकने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बीमारी हो जाती है, डीएमडी, एक्स लिंक्ड रेसेसिव बीमारी। इस प्रोटीन को बनाने वाली जीन का सबसे बड़ी जीन है ये हमारी, 2.4 मिलियन बेस पेयर होना चाहिए, लेकिन डाटा तो बेस में ही दिया है, तो वही सही है। लेकिन अगर कहीं पर नीट में 2.4 मिलियन बेस पेयर आ जाए तो भी सही मानना है, दो में से कोई आ जाए, दोनों सही मानना है। मतलब अगर बेस आ जाए तो समझ जाना एनसीईआरटी की लाइन आ गई, बेस पेयर आ जाए तो समझ जाना किसी समझदार बंदे ने बनाया है, एनसीईआरटी की लाइन को सुधार के दे दिया है। सर दोनों आ गए तो फिर तो यही सही है, गलत सही से कोई मतलब ही नहीं है। समझ गए मेरी बात? हाँ, अभी तक प्लांट फिजियो में एक जगह वो जो रेस्पिरेशन में एटीपी पढ़ते थे ना, माइटोकॉन्ड्रिया में 2H+ जाने से एक एटीपी बनाते थे। अभी दिसंबर में नया एडिशन आया है, 4H+ से एक एटीपी लिख दिया है, जिसने दिसंबर के बाद एनसीईआरटी खरीदी है, दिसंबर 2020, उसमें 4H+ से एक एटीपी दिखा दिया है। मैं जब पढ़ाता था पहले तो यही बोलता था 4H+ से बनता है, लेकिन आपको 2H+ बोलना है क्योंकि एनसीईआरटी बोल रही है। लेकिन अब उन्होंने 4H+ लिख दिया है, अब 4H+ बताएंगे। वो ऐसे बात नहीं करते। लगभग 8 साल पहले चंडीगढ़ हाई कोर्ट में केस किया था किसी ने एनसीईआरटी वालों के ऊपर, एक बंच ऑफ एरर्स दिया था कोर्ट में, तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था एनसीईआरटी वालों को इसे करेक्ट करो, तो हर साल वो एक एक दो करेक्शन करते जा रहे हैं। एक झटके में सारा कर देंगे तो फिर लोग समझ जाएंगे कि ये सब गलत लिखा हुआ था, इसलिए लोगों को पता ना चले, एक एक दो करते रहो तो धीरे धीरे सारा बदल जाएगा। तो इस तरह ढेरों है, तो होगा सब, वक्त बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है, बदलेगा, इंतजार करो। अभी फिलहाल ये दोनों आ जाए तो बेसिस को ही सही मानना है क्योंकि एनसीईआरटी है। समझ गए? ओके, थर्ड पॉइंट देखो क्या लिखा है। थर्ड पॉइंट ये लिखा है कि पहले लोग सोचते थे कि ह्यूमन बड़ा टॉप लेवल का ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारी जीन होंगी ह्यूमन में। एस्टिमेट लगाया गया था कि ह्यूमन में 80,000 से 1,40,000 जीन्स होंगी, और जब गिनने बैठे तो केवल 30,000 जीन्स निकली। ह्यूमन में 30,000 जीन्स होती है। एनसीईआरटी में कहीं पर या मॉड्यूल में कहीं क्वेश्चन है कि कल्पना चावला में कितनी जीन्स थी, लोग मेरे पास लेकर आ जाते हैं। मेरा पहला सवाल होता है वो इंसान थी कौन थी? बोलते इंसान, तो 30,000 टिक करना भाई। वो ऋतिक रोशन का पूछ लेंगे तो 30,000 ही बोलो ना, इंसान ही है। आपका नाम लिख के बोल दे तो भी 30,000 ही है। ये नहीं कि सर थोड़ा मेरे माइंड में थोड़ी गड़बड़ी है, सर एक आध दो जीन कम है, नहीं, पूरी है। समझ गया मेरी बात? थर्ड पॉइंट। और देखो थर्ड पॉइंट में एक चीज और लिखी है कि 99.9% सभी ह्यूमन का डीएनए सेम है। ठीक है, पहले ही बता चुका हूं, 0.1% डीएनए अलग है। अगला पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है, 50% से ज्यादा डिस्कवर्ड जीन का फंक्शन अननोन है। अगला, लेस देन 2% ऑफ अवर डीएनए या जीनोम फंक्शनल है, जो आरएनए प्रोटीन बनाता है, ये भी पता है आपको। अगला पॉइंट भी आपको पता है कि ह्यूमन जीनोम में बड़ा पोर्शन रिपीटिटिव डीएनए है, ये भी पढ़ा हुआ है आपके। अगला पॉइंट भी पढ़ा हुआ है कि रिपीटिटिव डीएनए ऐसा बेस सीक्वेंस होता है, एक ही सीक्वेंस कई बार रिपीट होता है, कभी कभी 100 से 1000 बार, है कि नहीं? रिपीटिटिव डीएनए नॉन फंक्शनल होता है, आरएनए प्रोटीन नहीं बनाते, पता है आपको, है कि नहीं? ये भी पता है आपको कि ये तो मैं शुरुआत के सेकंड थर्ड लेक्चर से बोलते जा रहा हूं, क्रोमोसोम 1 में सबसे ज्यादा जीन होती है 2968, और क्रोमोसोम वाई में सबसे कम 231 जीन्स होती है, देख लो। और 9th पॉइंट, ह्यूमन में साइंटिस्ट लोगों ने 1.4 मिलियन लोकेशन पर एसएनपी खोज रखा है,
सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ाया हुआ है। मैंने तो यह भी बताया है कि एसएनपी के कारण बीमारियां हो सकती है जैसे सिकल सेल एनीमिया। इसीलिए एनसीईआरटी ने आखिरी में लिखा है कि एसएनपी के कारण आने वाले दिनों में हम लोकेट कर पाएंगे बीमारी से रिलेटेड जो बेस सीक्वेंस होते हैं वो कौन से क्रोमोसोम पर है, ये भी हम लोकेट कर पाएंगे आने वाले दिनों में, और ह्यूमन हिस्ट्री को भी ट्रेस कर पाएंगे। एसएनपी का मतलब वेरिएशन, तो वेरिएशन के कारण कैसे ह्यूमन इवॉल्व हुआ ये भी पढ़ पाएंगे। हुआ नहीं है, ये बोला जा रहा है कि ऐसा हम कर पाएंगे। अब होता है या नहीं वो तो बाद में पता चलेगा। देखो ना लिखा है वहां, एसएनपी प्रॉमिस कर रहा है कि हम डिजीज रिलेटेड बेस सीक्वेंस को क्रोमोसोम पर लोकेट कर पाएंगे और ह्यूमन हिस्ट्री को भी ट्रेस कर पाएंगे। ठीक है, और इस तरह ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पूरा होता है और एमबीआई मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस भी खत्म होता है। बस हो गया। अब वापस आ जाओ, 10 मिनट ज्यादा लग गए म्यूट के कारण, कोई बात नहीं, उधर हो जाएगा एडजस्ट। टॉपिक तो निर्धारित होता है, जब मैं पहला लेक्चर सुबह लेता हूं वहीं पर इस फिक्स कर लेता हूं कि कहां तक होगा, बस फिर अब हर क्लास में उतना ही होगा चाहे जैसे भी हो। नहीं स्पीड नहीं, टाइम ज्यादा लेकर, जैसे अभी बगल वाली क्लास में 10 मिनट ज्यादा ली और बराबर लेकर आए। अच्छा सुनिए, अब हम बायोटेक पढ़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है, 2 चैप्टर हैं बायोटेक के अंदर। पहला चैप्टर जो हम डील करने जा रहे उसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो चलिए देखते हैं पहला चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। कुछ नहीं बनाना है, मैंने हैंड आउट अपलोड कर दिए पूरे इस चैप्टर के, 6 पार्ट में है ये चैप्टर, दोपहर में ही आज अपलोड कर दिया है। तो आपके पास पूरे 6 पार्ट है, सब कुछ लिखा हुआ है और जो बोलूंगा उसी तरह लिखा है, मेरे हाथों का भी वहां पर लिखने वाला भी है सब। तो चैप्टर बायोटेक का पहला पार्ट पूरा आ चुका है आपके पास। जिस दिन चैप्टर 2 स्टार्ट करूंगा चैप्टर 2 के पूरे भेज दूंगा, ताकि कुछ लोग प्रिंट आउट लेते हैं, जो भी करते हैं आपके पास सारा कुछ रहेगा। क्लियर है? तो आपको समझना है, कुछ नहीं होगा तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, चलिए सुनिए, बायोटेक्नोलॉजी का पहला चैप्टर है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। अब चलिए देखते हैं इसको। बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म है ये दिया था कार्ल एरिकी ने 1970 में। अब बताइए बायोटेक्नोलॉजी क्या है? तो एनसीईआरटी ने डिफाइन किया है यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर एंजाइम्स to produce products and processes, to produce products and processes that are useful for human, that are useful for human। अच्छा, इस डेफिनेशन को समझाने के पहले मेरे से ये सुन लो, मैं ई कोलाई में अपनी इंसुलिन जीन डालता हूं, ई कोलाई में अपनी इंसुलिन जीन डालता हूं। अब वो जो इंसुलिन जीन में डालता हूं ई कोलाई में, ई कोलाई के अंदर जाकर क्या करेगा? रेप्लिकेशन करेगा। कैसे? बाय यूजिंग एंजाइम ऑफ ई कोलाई। ई कोलाई की एंजाइम यूज कर रेप्लिकेट करेगा। फिर वो इंसुलिन जीन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करेगा, तब ना इंसुलिन हार्मोन नाम का प्रोटीन बनेगा। तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कैसे करेगा? मेरी इंसुलिन जीन ई कोलाई में कैसे इंसुलिन बनाएगी? बाय यूजिंग एंजाइम ऑफ ई कोलाई ओनली। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक ई कोलाई और उसकी एंजाइम, ई कोलाई और उसकी एंजाइम का यूज करेंगे। किस लिए? ताकि प्रोडक्ट लाइक ह्यूमन इंसुलिन बन सके ई कोलाई में, दैट इज यूजफुल फॉर ह्यूमन। समझे मेरी बात? ई कोलाई और उसकी एंजाइम
का यूज करके इंसुलिन बनाऊंगा दैट इज यूजफुल फॉर ह्यूमन। डायबिटिक पेशेंट्स को इंसुलिन दिया जाता है। हाँ कुछ बोल रहे हैं, बना लो। हम जनरली इकोलाई बनाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हैंडआउट में मैंने जो दिया है वो ये दिया है, एरा ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मतलब बायोटेक को मैं दो हिस्से में बांटता हूं। 1970 के पहले की जो बायोटेक थी उसे कहता हूं ओल्ड या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। ओल्ड या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी जो 1970 के पहले की है। और ये जो पुरानी बायोटेक है ना, इसमें हमारा ज्यादा कोई रोल नहीं था। इसमें करते क्या है हम देखो, हम यूज करते हैं क्या, नेचुरल कैपेबिलिटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम नेचुरल कैपेबिलिटीज यूज करते हैं माइक्रोब्स की टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। एग्जांपल देता हूं, देखो ना, अरे भाई कर्ड प्रोडक्शन लैक्टोबैसिलस कराता है, हमारा कोई रोल है क्या? नहीं। लैक्टोबैसिलस को हमने सिखाया क्या कर्ड बनाना? नहीं, उसकी खुद की नेचुरल कैपेबिलिटी है। वाइन, ब्रेड, ईस्ट बनाता है, ईस्ट बनाता है बोले तो सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी है ना, ये बनाता है। सिट्रिक एसिड कौन बनाता है? एस्परजिलस नाइगर खुद बनाता है, हमने थोड़ी ना कुछ सिखाया उसे। तो पुराने बायोटेक में हमारा ज्यादा कोई रोल नहीं है। माइक्रोब की जो खुद की नेचुरल कैपेबिलिटी है उसके बेस पर प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, जो नया बायोटेक है, सेकंड, न्यू या मॉडर्न बायोटेक, 1970 के बाद जो बायोटेक है वो नया बायोटेक है। इसमें हमारा काफी रोल होता है नए बायोटेक में। इसमें हम यूज करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, हम यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, हम यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग या बोलो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करते हैं टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। इसके अंदर आता है, मॉडर्न बायोटेक के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? इट इंक्लूड्स जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग आप जानते हो, जीन की मल्टीपल कॉपी बनाना, जीन क्लोनिंग। और जीन थेरेपी, जीन थेरेपी हम बायोटेक के नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इस बार नीट में क्वेश्चन भी था, है ना? डिश, हाँ बिल्कुल, अल्सांति डिशेल्वा पर किया गया था। हाँ एस्किड वाला, SCID वाला, बिल्कुल पढ़ेंगे। उस यहां पर प्रोसेस पढ़ेंगे पूरी डिटेल में। तो ये सब आते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग आता है, टिश्यू कल्चर आता है, जीन क्लोनिंग, जीन थेरेपी, ये सब आता है, सब पढ़ेंगे। मुझसे कोई एग्जांपल पूछे तो अरे इंसुलिन जीन डाल देता हूं इकोलाई में ताकि इकोलाई क्या बनाए, ह्यूमन इंसुलिन। वो मॉडर्न बायोटेक का हिस्सा है। मॉडर्न बायोटेक में यही तो करते हैं, ह्यूमन की इंसुलिन जीन डाल देते हैं इकोलाई में और इकोलाई इंसुलिन हार्मोन बनाते हैं। वो इसका एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, जागते रहना, नहीं फिर मैं पड़ोसियों से जगवाऊंगा, ठीक है ना? हाँ, क्या नाम है तेरा? अरे तुम लोग कह के देखा है, ऐसे देख रहा है? हाँ क्या नाम है? अरे नहीं, तेरे पीछे के पीछे के पीछे, हाँ हाँ आदित्य। हाँ आदित्य, जागते रहना भाई। हाँ हाँ, ध्यान देना। अब सुनो, पुराना नया बायोटेक हो गया। अब बायोटेक की एक डेफिनीशन दी थी, बायोटेक की एक नई डेफिनीशन एनसीईआरटी कहती है, जो दी गई थी बाई EFB। EFB ने दिया था, EFB। EFB का फुल फॉर्म है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी।
यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसने दी थी, इन्होंने दी थी बायोटेक की एक डेफिनेशन। एनसीईआरटी कहती है कि ये जो डेफिनेशन है ये इनकम्पसेस बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न बायोटेक। इनकम्पसेस मतलब एक ऐसा डेफिनेशन दिया गया जो पुराना और नया बायोटेक दोनों को जोड़ देता है। मतलब इसका कहना है पुराना बायोटेक प्लस नया बायोटेक मिलाकर बायोटेक। क्या डेफिनेशन थी वो सुनो, बड़ी प्यारी सी डेफिनेशन दी गई थी इनसे। इन्होंने बायोटेक को डिफाइन किया कुछ इस तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, फिर लिखा है पार्ट्स देयर ऑफ, मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं, देयर पार्ट्स and molecular analogs for products and services, ये डेफिनेशन दी गई थी। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एनालॉग मतलब समझते हो, फंक्शनली सिमिलर, मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूलर एनालॉग का मतलब हैंडआउट में भी मैंने हाथों से लिख रखा है, फंक्शनली सिमिलर मॉलिक्यूल्स, फंक्शनली सिमिलर मॉलिक्यूल्स। एनसीईआरटी चाहती तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक वाली डेफिनेशन ना देती, डेफिनेशन दे देती यूएस साइंस फाउंडेशन वाली। यूएस साइंस फाउंडेशन ने बड़ा ब्रांड है यूएस साइंस फाउंडेशन, उसकी डेफिनेशन दे सकते थे। उन्होंने तो बिल्कुल सिंपल तरीके से डिफाइन किया बायोटेक को। क्या बोला है उन्होंने, यूएस साइंस फाउंडेशन ने, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ माइक्रोब्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ माइक्रोब्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ माइक्रोब्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म फॉर ह्यूमन वेलफेयर। मतलब माइक्रोब्स का और दूसरे ऑर्गेनिज्म को एक्सप्लॉइट करते हैं फॉर ह्यूमन वेलफेयर। मतलब ह्यूमन छोड़कर, ह्यूमन को एक्सप्लॉइट करोगे वो तो क्रिमिनल केस बन जाएगा, तो ह्यूमन छोड़कर किसी को भी एक्सप्लॉइट करो, ह्यूमन वेलफेयर के लिए ह्यूमन छोड़कर किसी को भी एक्सप्लॉइट करो, दैट इज बायोटेक। कितनी सिंपल डेफिनेशन है। एनसीईआरटी चाहती तो वो भी लिख सकती थी, लेकिन वो लिख देती तो सबको समझ में आ जाता ना, फिर तो दिक्कत हो जाती, इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता। इसीलिए एनसीईआरटी ने ये डेफिनेशन लिखी है कि इतना होने के बाद ऐसा लिखो कि हवा भी ना लगे कि क्या है, दोनों पिटोगे दोनों का सर फूटेगा, है ना। तो समझो, अब मैं इसको समझाता हूं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये सुनो आप, मैं ई कोलाई में इंसुलिन जीन डालता हूं। कैसे डालता हूं, आगे इंसुलिन जीन को बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में जोड़ता हूं, जैसे उस दिन बीएसी वाईएसी में जोड़ा था, है ना। तो मैं क्या करूंगा, ह्यूमन के इंसुलिन जीन को प्लाज्मिड में जोड़ूंगा, फिर ई कोलाई में डालूंगा। और अगर प्लाज्मिड नहीं है तो प्लाज्मिड जैसा ही मॉलिक्यूल हमने तैयार किया बीएसी वाईएसी, तो बीएसी में डाल दूंगा इंसुलिन जीन को, फिर ई कोलाई में डालूंगा। समझ रहे हैं मेरी बात? अब ध्यान से समझ लो। इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस मतलब हो गया पुराना बायोटेक। अरे नेचुरल कैपेबिलिटी ऑफ माइक्रोब्स, मैंने बोला ना पुराना बायोटेक एंड नया बायोटेक दोनों को जोड़ना है, तो नेचुरल साइंस हो गया पुराना बायोटेक, एंड के बाद जो भी लिखा है वो नया बायोटेक है। देखो ध्यान से, मैं ऑर्गेनिज्म यूज करता हूं लाइक ई कोलाई, सेल यूज करता हूं लाइक ई कोलाई, ऑर्गेनिज्म या सेल यूज करता हूं लाइक ई कोलाई, उसका पार्ट यूज करता हूं लाइक प्लाज्मिड, ऑर्गेनिज्म या सेल यूज करता हूं लाइक ई कोलाई, उसका पार्ट यूज करता हूं प्लाज्मिड। लेकिन अगर प्लाज्मिड ना मिले तो फंक्शनली सिमिलर मॉलिक्यूल लाइक बीएसी यूज करूंगा और बनाऊंगा प्रोडक्ट लाइक ह्यूमन इंसुलिन ई कोलाई में। ये है, तो एंड के बाद जो भी लिखा है ये क्या है, नया बायोटेक है। तो इंटीग्रेट करना है पुराना बायोटेक प्लस नया बायोटेक। क्लियर है? फिर से बोलता हूं, ऑर्गेनिज्म या सेल यूज करते हैं लाइक ई कोलाई, उसका पार्ट यूज करते हैं प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड ना मिला तो फंक्शनली सिमिलर मॉलिक्यूल लाइक बीएसी।
प्लाज्मिड भी, बीएसी भी तो प्लाज्मिड जैसा ही मॉलिक्यूल है, तो प्लाज्मिड नहीं मिला तो उसका फंक्शनली सिमिलर मॉलिक्यूल जो मैंने तैयार किया वो यूज करूंगा और बनाऊंगा प्रोडक्ट दैट आर यूजफुल फॉर ह्यूमन। समझ गए मेरी बात? अच्छा, एनसीईआरटी एक जगह ये भी कहती है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का इतना ज्यादा डेवलपमेंट कैसे हो पाया, जेनेटिक इंजीनियरिंग में इतना ज्यादा डेवलपमेंट कैसे हो पाया। तो एनसीईआरटी कहती है इसके पीछे दो बड़ी वजह है, दो डिस्कवरी, और दोनों डिस्कवरी बैक्टीरिया में हुई थी। कौन कौन सी? डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मिड। अरे प्लाज्मिड ना खोजते तो अपनी इंसुलिन जीन कैसे डालते इकोलाई में, और अगर प्लाज्मिड ना खोजते तो आपको आइडिया ही नहीं लगता कि बीएसी कैसे बनाए। प्लाज्मिड जैसा मॉलिक्यूल बीएसी कैसे बनाया आपने, क्योंकि आपको प्लाज्मिड पता था। तो प्लाज्मिड की डिस्कवरी ना होती बैक्टीरिया में तो आप तो डीएनए अपना जीन ही नहीं डाल पाते इकोलाई में। प्लस डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अरे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ना होता तो डीएनए को काटते कैसे, कैसे डालते इकोलाई में। तो दो बड़ी डिस्कवरी हुई थी जिसके कारण जेनेटिक इंजीनियरिंग में इतना डेवलपमेंट हो पाया। कौन कौन सा? एक डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मिड और दूसरा डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और ये दोनों डिस्कवरी बैक्टीरिया में हुई थी। पता है क्यों? क्योंकि प्लाज्मिड हो या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये दोनों केवल बैक्टीरिया में ही मिलते हैं, कहीं और मिलते ही नहीं है। प्लाज्मिड केवल बैक्टीरिया में ही होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी केवल बैक्टीरिया में होता है। क्लियर है? ये मैंने लिख रखा है हैंडआउट में लाइन, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, एक आउटलाइन देने वाला हूं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम करते क्या है। एक तरह से इस पूरे चैप्टर की समरी देने जा रहा हूं। जो बनाऊंगा यहां पर पूरा ये चैप्टर, आने वाले 3 लेक्चर यही पढ़ते रहेंगे। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक तरह से आउटलाइन आ रहा है पूरे चैप्टर का कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम करते क्या है। अच्छे से देखना, जेनेटिक इंजीनियरिंग की आउटलाइन। हाँ, देखना, अभी दिख जाएगा। यही तो बोल रहा हूं, जेनेटिक इंजीनियरिंग की आउटलाइन दे रहा हूं। देख, अभी सब कुछ दिख जाएगा, है ना। तो सभी देखिएगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग करते क्या है। नाम तो खूब सुना है, करते क्या है उस पर भी फोकस करते हैं। सभी अलर्ट रहिएगा और ध्यान से समझिएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग की पूरी आउटलाइन। दिख रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अलर्ट रहिएगा। तो आदित्य, आंखें खुली है ना? हाँ, आदित्य नाम था ना इसका। हाँ आदित्य, ध्यान देना भाई। देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम पहला काम करते हैं आइसोलेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। मैनिपुलेशन समझते हैं? मॉडिफिकेशन, बिल्कुल। मैनिपुलेशन मतलब मॉडिफिकेशन। सब समझाऊंगा डायग्रामेटिकली, अभी 2-4 लाइनें लिख के। फिर हम डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर द डिजायर्ड जीन इनटू होस्ट सेल बाय यूज ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। बाय यूज ऑफ क्लोनिंग वेक्टर ट्रांसफर करेंगे, और इसके बाद होस्ट सेल को कल्चर कराएंगे। कल्चर द होस्ट सेल। वैसे तो आप बोलोगे सर कल्चर का मतलब हमें पता है कि किसी को मल्टीप्लाई कराना, फिर भी मैं कल्चर करने की डेफिनेशन दे रहा हूं। कल्चरिंग का मतलब है होस्ट सेल को ग्रो कराना, मल्टीप्लाई कराना। लेकिन कहां पर? इन स्टेराइल कल्चर मीडियम। स्टेराइल के दो मतलब होते हैं। एक मतलब तो होता है अनेबल टू रिप्रोड्यूस, और एक स्टेराइल का मतलब होता है माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री। मतलब पहले पैथोजन फ्री, पैथोजन फ्री। माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री कल्चर मीडियम में मल्टीप्लाई कराएंगे। माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री
कल्चर मीडियम में मल्टीप्लाई कराएंगे। किस लिए? टू ऑब्टेन बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, जैसे इंसुलिन बनाऊंगा मैं इन लार्ज स्केल, टू ऑब्टेन बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट इन लार्ज स्केल। बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट लाइक इंसुलिन हार्मोन लार्ज स्केल में बना सकूं। सुनो ध्यान से, स्टेराइल इन्वायरमेंट मेंटेन करना जरूरी है। सोचो एक कंटेनर है 1000 लीटर का, 1000 लीटर का कंटेनर है, ठीक। अब इसमें कल्चर मीडियम भरा हुआ है, मतलब इकोलाई के खाने पीने की चीजें रखी हुई हैं। अब यहां पर मैंने एक इकोलाई डाल दी जिसमें इंसुलिन जीन है। क्यों डाल रहा हूं? ताकि ये इकोलाई डिवाइड करके करोड़ों कॉपी हो जाए। इकोलाई करोड़ों होंगे तो इंसुलिन जीन की भी करोड़ों कॉपी हो जाएंगी, और करोड़ों इंसुलिन जीन जब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करेंगे तो इंसुलिन हार्मोन ढेर सारा बनेगा, तो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट लार्ज स्केल में बनेगा। लेकिन सोचो इस कल्चर मीडियम में पहले से ही कोई फंगस ग्रो कर रहा है, फंगस ग्रो कर रहा है कोई, उसी में आपने इकोलाई को डाल दिया, तो इकोलाई को कंपीट करना पड़ेगा फंगस के साथ टू गेट न्यूट्रिशन, है कि नहीं? तो इकोलाई का मल्टीप्लिकेशन रेट इफेक्ट हो जाएगा या नहीं? तो इकोलाई कम डिवाइड कर पाएगा, तो इंसुलिन जीन की कॉपी भी कम बनेगी, तो इंसुलिन हार्मोन भी कम बनेगा। इसीलिए कल्चर मीडियम कैसा होना चाहिए? माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री। कल्चर मीडियम में केवल वही माइक्रोब ग्रो करना चाहिए जो मेरा डिजायर्ड जीन लेके चल रहा है, जो मेरा डिजायर्ड जीन लेके चल रहा है, ताकि मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट लार्ज स्केल में बन सके। यही तो लिखा मैंने कल्चरिंग को, ग्रोथ ऑफ होस्ट सेल इन स्टेराइल मीडियम टू ऑब्टेन प्रोडक्ट इन लार्ज स्केल। समझ रहे हैं? अच्छा, जैसे आपके क्लास में भी लगे हैं स्टेरलाइजेशन के लिए, ये यूवी लैंप है ये, और वो यूवी लाइट है। अरे ये जो ब्लैक कलर के बॉक्स लगे, हाँ ये यूवी लाइट है। तो जब आप क्लास से बाहर जाएंगे अर्ली इन द मॉर्निंग इनको ऑन कर देंगे, यूवी लाइट। तो इस चैम्बर में जितने भी बैक्टीरिया होंगे, जितने भी फंगस होंगे, जितने भी वायरस होंगे, कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचे, कोई सा भी हो। यूवी लाइट तो हर वायरस को डिस्ट्रॉय कर देगा, तो कोई भी चीज होगी। तो ये इसीलिए यूवी लाइट लगी हुई है, ये पहले नहीं लगे थे पिछले साल तक। समझ गए मेरी बात? किस लिए? फॉर स्टेरिलाइजेशन। माइक्रोबियल अभी स्टार्ट कर दूंगा तो थाइमिन डाइमर बन जाएगा, जेरोडर्मा पिगमेंटोसम, स्किन कैंसर। तो बड़े सावधानी से करना होता है, ऐसा भी नहीं कर सकते लाइट ऑन है अंदर घुसा है चलो देखते कैसा दिख रहा है, इतने में तो सब निपट चुका होगा उतने देर में। समझ गए? तो बड़ी प्रिकॉशन के साथ इसको यूज करते हैं। क्लियर है भाई? हाँ, तो स्टेरलाइजेशन का मतलब होता है कंटामिनेट, पैथोजन फ्री बनाना एनवायरमेंट को, ठीक है? अच्छा, अब समझिए आप, अब मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की पूरी प्रोसेस को आउटलाइन करने जा रहा हूं। सभी ध्यान से देखिएगा, अलर्ट होकर, क्योंकि ये पूरा चैप्टर इसी पर बेस्ड है, इस डायग्राम पर ही बेस्ड है। तो देखना, अब मान लो ये, हाँ ठीक है दिख रहा है, ये ह्यूमन डीएनए है, ये ह्यूमन डीएनए है जिसमें इंसुलिन जीन है। ह्यूमन डीएनए हैविंग डिजायर्ड जीन, डिजायर्ड जीन मान लो इंसुलिन जीन है, तो ये ह्यूमन डीएनए है जिसमें डिजायर्ड जीन है, निकाल लिया सेल से। और इधर इधर ये रहा क्लोनिंग वेक्टर, फॉर एग्जांपल प्लाज्मिड, ये रहा बैक्टीरियल प्लाज्मिड, जिसे मैं क्लोनिंग वेक्टर के फॉर्म में यूज करने जा रहा हूं। ये प्लाज्मिड का यूज कोई पूछ रहा था मेरे से, देख लो क्या यूज है। बैक्टीरियल प्लाज्मिड को ले रहा हूं क्लोनिंग वेक्टर के फॉर्म में। ये मैंने अपने सेल से निकाला मान लो, ये चलो आदित्य के सेल से निकाला, हेल्दी पर्सन से निकालना है,
नहीं, हेल्दी मतलब ये नहीं कि, हेल्दी मतलब जो डायबिटिक ना हो, ह्यूमन डीएनए जिसमें डिजायर्ड जीन हो वो निकाल लिया, और ये बैक्टीरियल प्लाज्मिड निकाल लिया बैक्टीरिया से। इन दोनों को कट करूंगा मैं सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। किससे कट करूंगा? सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से कट करूंगा। अब सवाल ये आता है, सर सेम एंजाइम से काटने का क्या फायदा है? आगे मैं वो बताने जा रहा हूं, बाद में आगे की प्रोसेस बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये बार बार आएगा कि सेम से काट रहे, सेम एंजाइम से काट रहे, उसका फायदा क्या है आगे समझ लो। मान लो मैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिससे काट रहा हूं उसका नाम है ईकॉर फर्स्ट। क्या नाम है? ईकॉर फर्स्ट। ईकॉर फर्स्ट जो एंजाइम है ये डीएनए को वहीं काटता है जहां पर इसे मिले जीएटीटीसी। अरे वही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, रेस्ट्रिक्शन साइट जीएटीटीसी। अब बताए, जहां भी जीएटीटीसी मिलेगा डीएनए को वहीं पर काटेगा। और कहां पर काटेगा पता है? जी और ए के बीच, जी और ए के बीच। तो ध्यान से सुनना, मतलब अगर मैं इन दोनों डीएनए को ईकॉर फर्स्ट एंजाइम से काट रहा हूं, मतलब पक्का इन दोनों डीएनए में जीएटीटीसी सीक्वेंस है, तभी तो काट रहा हूं। तो चलो देखते हैं। मान लो, देखेगा सभी, मान लीजिए ये एक ह्यूमन डीएनए है, ये कोई डीएनए है जिसमें GAA-TTC है, GAA-TTC है। ये एक डीएनए, हाँ। और ये दूसरा डीएनए, ये दूसरा डीएनए है जिसमें GATTC है, इसमें भी GATTC है, GAA-TTC, GAA-TTC। ये देखो, दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ईकॉर फर्स्ट से काट रहा हूं। ईकॉर फर्स्ट कहां काटेगा? जहां GATTC मिलेगा, और जी और ए के बीच काटेगा, जी और ए के बीच काटेगा। सेम एंजाइम से काट रहा हूं दोनों को। चलो काटो तो क्या होगा, ध्यान देना सभी, दो अलग अलग डीएनए। तो यहां से ये हिस्सा अलग हो जाएगा। क्या कहते हो भाई? ये हिस्सा हट गया, कट गया, और इधर ये यहां से कटा है, मतलब ये हिस्सा हट गया। समझे क्या? तो ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड एरिया हैंग हो रहा है, टीटीए सिंगल स्ट्रैंडेड एरिया है ना, ये जो हैंग हो रहा है इसे कहते हैं स्टिकी एंड या कोहेजिव एंड। स्टिकी एंड या कोहेजिव एंड कहते हैं इसको। चलो उसको भी, वो भी तो कटा है, तो इधर तो ये हिस्सा हट जाएगा, है ना, और इधर ये हिस्सा पूरा, ये लो कट गया, ठीक है। इधर भी स्टिकी एंड क्रिएट हुआ। अरे जो सिंगल स्ट्रैंडेड एरिया क्रिएट हुआ उसे क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड। अच्छा, दोनों को पास में लाओ जरा, दोनों को पास में लाओ जरा, तो ए और टी, अरे ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है, वीक बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड अपने आप बन जाएगा, एटी कॉम्प्लीमेंट्री, टी ए कॉम्प्लीमेंट्री, टी ए कॉम्प्लीमेंट्री। आ गए पास में? तो जब पास में आ गए तो जुड़ने को क्या बाकी रहा? इसका बॉन्ड इससे और इस पॉइंट का बॉन्ड इससे, डीएनए लाइगेज जोड़ देगा। तो सेम एंजाइम से काटने का फायदा ये होता है कि जो स्टिकी एंड क्रिएट होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। याद रखना भाई, सेम एंजाइम से काटने का फायदा क्या है कि जो स्टिकी एंड आते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एनसीईआरटी में बना है ये डायग्राम, पेज 196 में सेम यही डायग्राम। अरे मॉड्यूल में भी बना है 146 पेज में, मॉड्यूल में 146 में बना है सेम डायग्राम, और एनसीईआरटी में 196 में। देखो सेम एग्जांपल दिया है या नहीं? क्लियर है? तो अब दोबारा नहीं बताऊंगा ये। एनसीईआरटी ने इंट्रोडक्शन में ये नहीं बताया है, बस ये बोल दिया सेम से एंजाइम से काट रहे, क्यों काटना है नहीं बताया है, मैंने शुरुआत में ही बता दिया, अब आगे नहीं बताऊंगा। क्लियर है सभी को? तो आगे देखिए,
कॉम्प्लीमेंट्री एंड नहीं आते तो जोड़ते कैसे, है ना? आओ ना, देखो, अभी सब कुछ फील होगा आपको, आप देखते जाओ बस। देखो, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को मैंने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा, सेम से काटा, तो ये प्लाज्मिड कुछ इस तरह से कटा, प्लाज्मिड कुछ इस तरह से कटा, ये ऐसे ऐसे कटा, ठीक है? अच्छा, और ह्यूमन डीएनए हैविंग डिजायर्ड जीन, ये कुछ इस तरह से कटा, ये लो, ये डिजायर्ड जीन मिल गई मुझे। ह्यूमन डीएनए में क्या था? डिजायर्ड जीन बोले तो इंसुलिन जीन, लो मिल गई मुझे डिजायर्ड जीन। अब इनको जोड़ना है। क्या आप फील कर पा रहे हैं कि ये जो चार हैं बेस हैं, और ये जो चार बेस हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और ये जो चार बेस है और ये जो चार बेस है कॉम्प्लीमेंट्री है। तो चलो डीएनए लाइगेज से जोड़ देते हैं दोनों को। डीएनए लाइगेज से इनको जोड़ने चल रहे हैं हम, तो चलो जोड़ते हैं। डीएनए लाइगेज से मैं जोड़ने जा रहा हूं, देखिएगा सभी, डीएनए लाइगेज से जोड़ने जा रहा हूं, ये ऐसे, ये तो ऐसे था। और चलो डिजायर्ड जीन को फिट करो यहीं पर, डिजायर्ड जीन, अरे ये जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, इसी बहाने दोनों डीएनए थोड़ी देर के लिए अटके फंसे रहेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों बनाया? ताकि हाइड्रोजन बॉन्ड के सहारे ये दोनों पास में तो रहे, तब ना डीएनए लाइगेज इनको जोड़ेगा। अब डीएनए लाइगेज इनको जोड़ देगा, ये वाला बॉन्ड बना देगा, ये वाला बॉन्ड बना देगा, ये वाला बॉन्ड बना देगा, और ये वाला, लो डीएनए लाइगेज ने जोड़ दिया। क्या तैयार हो गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो चुका है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, या बोलो काइमेरा डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए या काइमेरा डीएनए। हाँ, काइमेरा, काइमेरा मतलब मिक्स्ड, राइट? पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप क्या था? आइसोलेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन। मैंने क्या किया? ह्यूमन डीएनए से डिजायर्ड जीन निकाला, उसे काटा, उसमें स्टिकी एंड क्रिएट किए ताकि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन सके। तो मैंने क्या किया? डिजायर्ड जीन को आइसोलेट किया और मॉडिफाई किया ताकि स्टिकी एंड आ जाए और वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाए। पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप, अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इकोलाई में डालो, जिसमें डालोगे डीएनए को उसे होस्ट सेल बोलेंगे। तो चलो होस्ट सेल में डाल देते हैं इस इकोलाई को। लो भाई, कल से आपकी पी ब्लॉक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की री क्लास स्टार्ट हो रही है, इनऑर्गेनिक की, और नोटिस बोर्ड पर स्केड्यूल डिस्प्ले कर दिया गया है, देख कर जाएं, शेड्यूल देख कर जाएं। समुन्नत सेकंड फ्लोर रूम नंबर 8, समुन्नत सेकंड फ्लोर रूम नंबर 8, टाइमिंग 10:15 to 11:15, बाकी नोटिस बोर्ड में देख लेना। अब चलो वापस देखो, अब क्या करना है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो चुका है, अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल इकोलाई में डालना है। सभी ध्यान दीजिएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में डाल रहा हूं। होस्ट सेल उसे बोलते हैं जिसमें डीएनए डाला जा रहा है। दिख रहा है, मान लो ये होस्ट सेल है इकोलाई, होस्ट सेल इकोलाई है, ये इसमें डाल दो। तो इकोलाई का ये खुद का न्यूक्लियोइड डीएनए है, ये इसका खुद का न्यूक्लियोइड डीएनए है, और ये मैंने डाल दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे, पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे। अभी तो इंट्रोडक्शन दे रहा हूं चैप्टर का, पूरा एक लेक्चर यही पढ़ेंगे। एक लेक्चर सिर्फ यही होगा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इस होस्ट सेल में कैसे ट्रांसफर करेंगे। बैक्टीरिया में डालना है तो कैसे डालेंगे, प्लांट में है तो कैसे, एनिमल में है तो कैसे, सब पढ़ेंगे डिटेल में, चिंता ना करो।
अभी जस्ट इंट्रोडक्शन है। ये रिकम्बिनेंट डीएनए डाल दिया मैंने होस्ट सेल में। अरे रिकम्बिनेंट डीएनए डाल दिया होस्ट सेल में, इसी बहाने मेरी डिजायर्ड जीन पहुंच गई होस्ट सेल में, है या नहीं? सेकंड पॉइंट पढ़ो। ट्रांसफर द डिजायर्ड जीन इनटू होस्ट सेल बाय यूज ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, दैट इज प्लाज्मिड। समझे प्लाज्मिड का क्या यूज है? प्लाज्मिड एक गाड़ी है, व्हीकल है प्लाज्मिड, जिसमें बैठकर मेरा इंसुलिन जीन, डिजायर्ड जीन मेरा पैसेंजर है, बैठ के कहां कर गया है? ई कोलाई में, है कि नहीं? पहुंच गया, दूसरा स्टेप हो चुका है। डिजायर्ड जीन कहां पहुंच चुका? होस्ट सेल में। अब क्या करना है? कल्चर कराना है, मल्टीप्लाई कराना है, राइट? अब इस होस्ट सेल को कल्चर कराना है, कल्चर द होस्ट सेल। ठीक, हाँ बिल्कुल, माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री कल्चर मीडियम में मल्टीप्लाई कराना है, कल्चर द होस्ट सेल। अब बात आई, मल्टीप्लाई कराना है कहां? माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री कल्चर मीडियम में मल्टीप्लाई कराना है इसको। ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे, लेकिन एक बात और सुनो। देखो, ई कोलाई को एक नया डीएनए मिल गया, एक डीएनए नया मिल गया, तो अंदर जाकर ट्रांसक्रिप्शन से नया आरएनए भी बनेगा, प्रोटीन बनेगा, दैट इज इंसुलिन हार्मोन। तो देखा जाए तो मैंने डीएनए आरएनए की केमिस्ट्री बदल दी ई कोलाई के अंदर। नया डीएनए है, नया आरएनए बन गया, है कि नहीं? नया प्रोटीन बनेगा। देखा जाए तो ई कोलाई का फिनोटाइप चेंज हो जाएगा। अरे ई कोलाई को एक नया कैरेक्टर मिल गया, इंसुलिन हार्मोन बनाने का कैरेक्टर मिल गया ई कोलाई को, तो ई कोलाई का फिनोटाइप चेंज हो गया या नहीं? अब इस ई कोलाई को मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूं। अच्छा, जब किसी ऑर्गेनिज्म में कोई बाहरी जीन डाल दी जाए, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, या बोलो जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मैं तो इन्हें एक चीज और कहता हूं, टेलर मेड ऑर्गेनिज्म। अरे दर्जी क्या करता है? काटता है, जोड़ता है, लाइक दैट ना। हमने भी तो वही किया, काटा है, जोड़ा है, फिर किसी को दे दिया, ले रख। तो जिसमें कोई बाहरी जीन डाली है, उस ऑर्गेनिज्म को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं, या टेलर मेड ऑर्गेनिज्म कहते हैं, या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, राइट? अब बात आई, इस सेल को हम मल्टीप्लाई क्यों करा रहे हैं? ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव ये है, पहला ऑब्जेक्टिव है जीन क्लोनिंग। जब ये ई कोलाई डिवाइड करके 1 से करोड़ों कॉपी बनेगी ई कोलाई, तो मेरे इंसुलिन जीन की करोड़ों कॉपी बन गई या नहीं? तो इंसुलिन जीन की क्लोनिंग हो गई, मल्टीपल कॉपी बन गई। प्लस टू ऑब्टेन बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट लाइक इंसुलिन हार्मोन। जरूरी नहीं है इंसुलिन हार्मोन ही बनाए, हार्मोन बना सकते हैं, एंजाइम बना सकते हैं, कोई वैक्सीन बना सकते हैं, कोई एंटीबायोटिक बना सकते हैं, तरह तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं। और एक ऑब्जेक्टिव है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म की मल्टीपल कॉपी बनाना। ये ई कोलाई क्या है? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, इसकी मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं। तो मैंने नोट्स में कल्चर कराने के ऑब्जेक्टिव लिख रखे हैं। पहला ऑब्जेक्टिव मैंने लिखा है कि इसको मल्टीप्लाई इसलिए करा रहे हैं ताकि इंसुलिन जीन की मल्टीपल कॉपी बन जाए। दूसरा, टू प्रोड्यूस बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, टू प्रोड्यूस बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, जैसे कि लाइक कुछ भी हो सकता है, जैसे हार्मोन हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, कोई एंटीबायोटिक हो सकती है, कोई वैक्सीन हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, राइट? कोई वैक्सीन हो सकता है। और तीसरा लिखा है टू प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। जिस ऑर्गेनिज्म में बाहरी जीन डाली है उसे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, या क्या कहते हैं? जीएमओ। बोले तो जेनेटिकली मॉडिफाइड
ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या इन्हीं को कहते हैं टेलर मेड ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? अच्छा, एनसीईआरटी ने कहा है कि मॉडर्न बायोटेक का बर्थ कैसे हुआ। तो एनसीईआरटी ने कहा है दो टेक्निक है जिसके कारण मॉडर्न बायोटेक का डेवलपमेंट हुआ। एनसीईआरटी में आओ ना, जिस पेज में चैप्टर स्टार्ट हुआ है। हाँ, ये बैग पैक करने वालों ध्यान देते रहो, अभी अभी दूर तक जाना है, अभी ध्यान से देखो, अभी पहले ही पेज में हो। देखो बॉटम में लिखा होगा, लिखा है क्या कुछ? टू कोर टेक्निक्स दैट इनेबल्ड बर्थ ऑफ मॉडर्न बायोटेक। मॉडर्न बायोटेक का बर्थ इन दो टेक्निक के कारण हुआ है। पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग। पढ़ो क्या लिखा है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। यही लिखा है ना, डीएनए आरएनए की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप चेंज हो जाता है, यही लिखा है। तो मॉडर्न बायोटेक के बर्थ में पहला कंट्रीब्यूशन किसका है? जेनेटिक इंजीनियरिंग का। दूसरा क्या लिखा है? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अरे समझा चुका हूं। अरे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग वही है, स्टेराइल एनवायरनमेंट क्रिएट करना ताकि केवल वही माइक्रोब मल्टीप्लाई करे जिसमें डिजायर्ड जीन है, ताकि डिजायर्ड प्रोडक्ट लार्ज स्केल में मिल सके। पढ़ो ना, लिखा होगा मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल या माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस। लिखा है क्या? एम्बियंस का मतलब है इन्वायरमेंट। माइक्रो स्टेराइल एम्बियंस, एम्बियंस का मतलब होता है इन्वायरमेंट। ठीक है? स्टेराइल एम्बियंस मतलब स्टेराइल इन्वायरमेंट, मतलब माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट करना ताकि केवल वही माइक्रोब ग्रो कर सके जिसके पास डिजायर्ड जीन है, ताकि मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट लार्ज स्केल में बन सके। क्लियर है? अरे तो फिनोटाइप चेंज हो गया ना, उसमें एक नया कैरेक्टर आ गया, कैरेक्टर ही तो फिनोटाइप है कि नहीं? अच्छा, क्लियर है मेरी बात? तो कहीं पर क्वेश्चन आ जाए मॉडर्न बायोटेक का बर्थ किन दो टेक्निक के कारण हुआ, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। अनदर थिंग, क्या मान लो आ जाए, एनसीईआरटी में एक जगह लिखा, देखो मेंडल के जमाने की जो हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक थी, ट्रेडिशनल मेथड क्या था? ट्रेडिशनल मेथड हाइब्रिडाइजेशन का क्या था? ये दो प्लांट है, इसकी एक जीन बहुत यूजफुल है, डिजायरेबल है, तो मैं क्या करता था? डिजायरेबल जीन है इसमें एक, अगर इसकी डिजायरेबल जीन मुझे इसमें ट्रांसफर करना था तो पहले क्या करता था मैं? इसका पॉलन ग्रेन, इमैस्कुलेशन, बैगिंग, डस्ट टैगिंग सब याद है? मैं क्या करता था? डिजायरेबल जीन इसका चाहिए था तो मैं इसका पॉलन ग्रेन इसमें डाल देता था, तो हाइब्रिड बन जाता था। इसका पॉलन ग्रेन डालता था, पॉलन ग्रेन मतलब हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मियोसिस से बना है। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम मतलब इस प्लांट में जितनी भी जीन है सब पॉलन ग्रेन में है। मतलब अगर मैं पॉलन ग्रेन इसका इसमें डाल रहा हूं मतलब इसकी सभी जीन इसमें डाल रहा हूं। पॉलन ग्रेन डाल रहा हूं मतलब इसकी सभी जीन डाल रहा हूं, और सभी जीन डाल रहा हूं तो डिजायरेबल जीन भी मिल गई इसको और अनडिजायरेबल भी मिल गई। ये तो पुरानी टेक्निक का ड्रॉबैक हो गया ना, कि पूरा पॉलन ग्रेन ही डाल रहे हो आप, मतलब सारी जीन डाल रहे हो, तो डिजायरेबल जीन के साथ अनडिजायरेबल जीन भी पहुंच जाती थी। इसीलिए जब से जेनेटिक इंजीनियरिंग आई है, जिसमें हम रिकम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, जीन की क्लोनिंग करते हैं, जीन को ट्रांसफर करते हैं, इसमें बड़ा अच्छा सिस्टम है। इसमें एक अच्छी जीन है, मैं इससे सिर्फ डिजायर्ड जीन निकालूंगा। क्या? इसकी डिजायर्ड जीन निकालूंगा और सिर्फ डिजायर्ड जीन ही डालूंगा, तो अच्छा हो गया या नहीं? केवल डिजायर्ड जीन ही ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले दो लोगों को प्रणाम करना है, मतलब दो लोगों का नाम लेना है। एक का नाम एनसीईआरटी में है, एक का नहीं है। जिनका नहीं है आगे वो बताने जा रहा हूं, दोनों नाम बता रहा हूं। सबसे पहले पॉल बर्ग का, तो ध्यान से देखना, ये किसने क्या किया वो देखो।
नहीं अभी तो ये होगा, क्योंकि देखते जाओ आप। अभी हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है, 5 मिनट बाद उधर लॉग आउट हो जाएगा, इसलिए इधर देखिए ध्यान से सभी। पहला नाम है पॉलबर्ग का, अलर्ट रहिएगा इधर। पॉलबर्ग को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इन्होंने किया था पहला सक्सेसफुल जीन ट्रांसफर, पहला सक्सेसफुल जीन ट्रांसफर किया था। कहां से कहां? इन्होंने ट्रांसफर किया था अ जीन ऑफ सिमियन वायरस 40, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं SV40 की जीन को ट्रांसफर किया था ई कोलाई में बाय यूज ऑफ लैम्डा फेज वायरस की मदद से, लैम्डा फेज वायरस की मदद से सिमियन वायरस 40 की एक जीन को किसमें ट्रांसफर किया था? ई कोलाई में। इसीलिए तो फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कह रहे हैं। ये नाम एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए इतना ही याद रखना इनके बारे में। लेकिन दूसरा नाम एनसीईआरटी में है, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। इन्होंने तैयार किया था पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए 1972 में। यह भी याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में है। कैसे तैयार किया था इसी डायग्राम की मदद से समझाने वाला हूं। एनसीईआरटी ने लगभग 2 पैराग्राफ लिखा है, घुमा फिरा के पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। इसलिए आप अलर्ट होकर देखिएगा, ध्यान देना भाई। इन्होंने क्लोनिंग वेक्टर के फॉर्म में यूज किया था प्लाज्मिड। किसका? नेटिव प्लाज्मिड, मतलब नेचुरल प्लाज्मिड। किसका? एक बैक्टीरिया का जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम नाम की बैक्टीरिया का नेचुरल प्लाज्मिड यूज किया, मतलब इस बैक्टीरिया में पाया जाने वाला नेचुरल प्लाज्मिड वेक्टर के फॉर्म में लिया, ठीक। और किसी और बैक्टीरिया के डीएनए में इनको मिल गई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। किसी और बैक्टीरियल डीएनए हैविंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। सैल्मोनेला का डीएनए नहीं है ये, किसी और बैक्टीरिया का डीएनए है जिसमें मिल गया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। मतलब इस बार डिजायर्ड जीन इंसुलिन जीन नहीं है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। तो नेचुरल प्लाज्मिड सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम का लिया वेक्टर के फॉर्म में, और किसी दूसरे बैक्टीरिया के प्लाज्मिड डीएनए में, किसी दूसरे बैक्टीरिया के प्लाज्मिड डीएनए में यह जीन मिल गई, ये ले लिया। तो प्लाज्मिड लिया सैल्मोनेला का, और किसी दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए में मिल गया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। डिजायर्ड जीन कौन है इस बार? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। बस बाकी वही है, दोनों को सेम एंजाइम से काटो, फिर जोड़ दिया तो क्या तैयार हो गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उसको डाल दो होस्ट सेल ई कोलाई में, तो होस्ट सेल को एक नया कैरेक्टर मिल गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला कैरेक्टर मिल गया ना ई कोलाई को। मतलब अगर ई कोलाई को एंटीबायोटिक में ग्रो करोगे तो जिंदा रहेगा, क्योंकि उसको मिल चुकी है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अब ई कोलाई को मल्टीप्लाई करा दो तो ई कोलाई की करोड़ों कॉपी हो जाएंगी, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की भी करोड़ों कॉपी हो जाएंगी। मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की क्या हो गई? क्लोनिंग, मल्टीपल कॉपी। बस यही था। एनसीईआरटी ने घुमा फिरा 2 पैराग्राफ लिखे, लेकिन बस इतना ही है। बैक्टीरियल डीएनए जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था, उसको किसके साथ जोड़ा? प्लाज्मिड के साथ। क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ई कोलाई में डाल दिया तो ई कोलाई को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का कैरेक्टर मिल गया। अब ई कोलाई की मल्टीपल कॉपी बना लो तो इस जीन की भी मल्टीपल कॉपी बन गई।
तो इस तरह इस चैप्टर